नमस्कार। स्वागत है आपका इतिहास की क्लास में। एक बार फिर से हम आज आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 12 का पाठ 9, शासक और इतिवृत्त मुगल दरबार। आज हम आपको वो क्वेश्चन आंसर करवाएंगे जो बोर्ड की परीक्षा में पहले आ चुके हैं। बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हैं, आगे भी इनकी आने की संभावना बनी हुई है। इससे पहले हम आपको बोर्ड की परीक्षाओं के वो प्रश्न उत्तर भेज चुके हैं जो पार्ट 6 के हैं, पार्ट 7 के हैं। आगे आने वाले वीडियो में भी हम आपको इसी तरह से ये क्वेश्चन आंसर भेजते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर एक है, मुगलों के अभिजात वर्ग में बढ़ती विभिन्न निर्जातीय तथा धार्मिक समूहों से होती थी। अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए। ये लाइन बुक से उठाई हुई है, तो आप यही ध्यान रखें, बुक को बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि आपके बुक से कहीं से भी कोई भी स्टेटमेंट उठाकर क्वेश्चन बनाया जा सकता है। अथवा में यही क्वेश्चन आया है, मुगलों के अधिकारी वर्ग को गुलदस्ते के रूप में वर्णित किया जाता था। व्याख्या कीजिए। 2015, 2017 और 2018 में ये क्वेश्चन आ चुका है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका उत्तर होगा कि मुगलों का जो भी अभिजात वर्ग था, मतलब वे सब अधिकारी जो मुगलों का प्रशासन देखते थे, उन्हीं को सामूहिक रूप से हम अभिजात वर्ग कहते हैं। तो साम्राज्य की जब शुरुआत हुई, मुगल साम्राज्य की शुरुआत हुई 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई के साथ में ही। तो साम्राज्य की स्थापना की शुरुआत में ईरानी और तुरानी अभिजात वर्ग मुगलों की सेवा में थे, लेकिन जैसे जैसे साम्राज्य बढ़ता गया, समय बीतता गया, तो भारतीय लोगों को भी अभिजात वर्ग में शामिल किया गया। 1560 के आगे अकबर के शासनकाल के दौरान राजपूतों को भी और भारतीय मुस्लिमों को भी, जिन्हें शेखजादा कहा जाता था, शाही सेवा में शामिल किया गया। पहले भारतीय राजा जिनको मुगलों ने अपने अभिजात वर्ग में शामिल किया, अपना मनसबदार बनाया, वो एक राजपूत राजा थे, आम्बेर के राजा थे, भारमल कछवाहा। बाद में जिनकी पुत्री का विवाह अकबर के साथ हुआ। इसके अलावा बहुत सारे विद्वान व्यक्तियों को, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, चाहे वो हिंदू हों या मुस्लिम हो या किसी दूसरे धर्म से संबंधित हो, उनको भी अभिजात वर्ग में शामिल किया गया। विशेष रूप से वो लोग जो शिक्षा और लेखा शास्त्र में रुचि रखते थे, जैसे टोडरमल थे, वो खत्री जाति के थे, हिंदू थे, लेकिन उनको लेखा शास्त्र की काफी अच्छी जानकारी थी और अकबर से पहले भी वो एक वित्त मंत्री के रूप में काम कर चुके थे। इसलिए अकबर ने उनको अपना वित्त मंत्री बनाया और उन्होंने बहुत बेहतरीन काम अकबर के अभिजात के रूप में किया। तो हम ये कह सकते हैं कि मुगलों का जो अभिजात वर्ग था वो एक गुलदस्ते के जैसा था, जिसमें अनेक समुदायों के लोग फूलों के रूप में उसे सजाए हुए थे और उसे और समृद्ध और अच्छा किए जा रहे थे। अकबर के बाद जहांगीर के समय में, जहांगीर के प्रशासन में नूरजहां जो उनकी बेगम थी, उनका हस्तक्षेप काफी था, उनका काफी प्रभाव था। उनके नाम से आदेश भी जारी किए जाते थे। क्योंकि नूरजहां ईरानी थी, इसलिए जहांगीर के काल में ईरानियों का प्रभाव काफी बढ़ गया, उन्हें उच्च पद दिए जाने लगे। औरंगजेब के शासनकाल में राजपूतों को पहले की तरह ही उच्च पदों पर नियुक्त किया जाता रहा। इसके अलावा मराठों को भी काफी अधिक संख्या में अभिजात वर्ग में शामिल किया जाता रहा। लेकिन अभिजात वर्ग में वही लोग शामिल किए जाते रहे जो बादशाह के प्रति अपनी स्वामी भक्ति रखते थे। तो शाही सेवा में उनको शामिल किया जाता था और ये उनके लिए शक्ति, धन और बड़ी प्रतिष्ठा प्राप्त करने का एक साधन था। चलिए क्वेश्चन नंबर पर। मुगलों के शासनकाल में पांडुलिपियों की रचना से जुड़े हुए विभिन्न कार्य कौन कौन से थे या उनका वर्णन कीजिए। 2013 में ये क्वेश्चन आ चुका है, 2016 में भी आ चुका है। मुगल बादशाह पांडुलिपियों की रचना करवाते थे, क्योंकि वो इन्हें एक बेहतरीन
संसाधन मानते थे कि भावी पीढ़ियों को भी उनके इतिहास की जानकारी होती रहे। इसके अलावा उनके शत्रुओं को ये पता चले कि एक प्रभुत्वशाली, एक शक्तिशाली साम्राज्य के साथ उनका सामना है और उन दुश्मनों का हारना निश्चित है। इसलिए बहुत सारी पांडुलिपियों की रचना करवाई गई। जैसे अकबर ने अकबरनामा अबुल फजल से लिखवाया, जो एक पांडुलिपि थी। इस तरह की पांडुलिपियों की रचना शाही किताब घर में होती थी, जिसे किताब खाना भी कहते हैं। पांडुलिपियों की रचना में बहुत सारे लोग शामिल होते थे और इसमें प्रक्रिया कुछ ऐसे होती थी। सबसे पहले कुछ लोग कागज बनाते थे और पांडुलिपियों के पन्ने तैयार करते थे। उसके बाद इन पन्नों पर सुलेखक पन्नों पर नकल करके लिखते थे। हाथ से लिखा जाता था, इसलिए इसे पांडुलिपि कहते हैं। कोफ्तगार वो लोग होते थे जो पन्नों को चमकाने का काम करते थे। इन पन्नों पर जो लिखते थे, साथ में कुछ ऐसा स्थान रख दिया जाता था जिस पर लिखा नहीं जाता था, ताकि चित्रकार उस पर विषय से संबंधित चित्र बना सके। इसके बाद जिल्द साज आते थे, जो इन पन्नों को इकट्ठा करके एक अलंकृत आवरण में, अलंकृत आवरण मतलब एक सजा धजा कवर, पन्नों को रखते थे और कवर लगाते थे। इस तरह से ये पांडुलिपि तैयार हो जाती थी, जो बेहतरीन स्रोत समझी जाती थी मुगलों के इतिहास की जानकारी का, जो मुगल बादशाहों ने लिखवाए। इसमें इस पूरी प्रक्रिया में जो सुलेखक थे और जो चित्रकार थे, उनको बहुत अधिक सामाजिक सम्मान, प्रतिष्ठा बादशाह के द्वारा भी दी जाती थी और समाज में वैसे भी मिलती थी। जबकि जिल्द साज, जो जिल्द तैयार करते थे, या कागज बनाने वाले जो कारीगर थे, वो गुमनाम ही रह जाया करते थे। अकबर की पसंदीदा शैली का नाम भी आपको याद रखना है, जो नस्तलिक नाम से जानी जाती थी। चलते हैं नंबर 3। मुगल साम्राज्य में शाही परिवार की स्त्रियों द्वारा निभाई गई भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। 2018 में आया है, या फिर मुगलों की घरेलू दुनिया की विशेषताएं लिखो, 2020 में आया है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, तो शुरू करते हैं। मुगलों के परिवार में उनका जो हरम होता था, हरम एक फारसी भाषा का शब्द है। इस शब्द से हमें मुगल बादशाहों की घरेलू दुनिया का पता चलता था। हरम में उनकी पत्नियां, उनकी उपपत्नियां, उनकी चाची, ताई, बुआ और भी बहुत सारे बच्चे जो उनके होते थे, ये महिलाएं, वो सब रहा करते थे। जो महिलाएं शाही परिवारों से आती थी, उन्हें बेगम मतलब ऊंचा दर्जा दिया जाता था। वो अपने साथ दहेज और बहुत सारी संपत्ति भी लेकर आती थी, और अन्य स्त्रियों को आगहा या अगहा कहा जाता था। नूरजहां के बाद मुगल रानियों और राजकुमारियों ने कुछ वित्तीय स्रोतों पर भी अपना नियंत्रण रखना शुरू कर दिया। मतलब उनको उनके पास आमदनी के स्रोत आने भी शुरू हो गए। जैसे किसी क्षेत्र की आमदनी या आय रानी या राजकुमारियों को दी जाने लगी। उदाहरण के लिए शाहजहां की जो पुत्रियां थी, जहांआरा और रोशनारा, उनको बड़े मनसबदारों के समान ही वार्षिक आय के स्रोत दिए गए। मतलब बड़े मनसबदारों के समान ही उनको आय दी जाने लगी। जैसे जहांआरा को सूरत के बंदरगाह, सूरत जो गुजरात में था, एक व्यापारिक नगर था, अभी भी है। इस बंदरगाह नगर से विदेशी व्यापार से जो आमदनी होती थी, जो राजस्व प्राप्त होता था, वो उन्हें दिया जाता था, शाहजहां की लड़की जहांआरा को। इसके अलावा जब संसाधनों पर मुगल परिवार की स्त्रियों का नियंत्रण हो गया, उनके पास बहुत सारा पैसा आने लगा, धन आने लगा, तो इसको उन्होंने इमारतों में भी लगाना शुरू कर दिया। जैसे जहांआरा ने दिल्ली को, जब शाहजहां ने 1648 में राजधानी बनाया, तो चांदनी चौक की रूपरेखा तैयार की जहांआरा ने। इसके अलावा शाही परिवार की कुछ औरतें लिखने का भी बढ़िया काम करती थी। जब भी जैसे लिखने में अगर बताएं तो गुलबदन बेगम जो हुमायूं की बहन थी, उन्होंने अपने भाई के लिए हुमायूं नामा
लिखा, जो एक पांडुलिपि है, एक इतिवृत्त है। तो शाही परिवार की महिलाएं इसके अलावा जब भी बादशाह बीमार हो गया, बुजुर्ग हो गया, और तो राजकुमारों के बीच में जब भी सत्ता के लिए झगड़ा होता था, संघर्ष होता था, इसको सुलझाने में भी कई बार शाही परिवार की महिलाएं भूमिका निभाती थी और मदद करती थी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। मुगल साम्राज्य का हृदय स्थल उसके राजधानी नगर थे, उदाहरण के साथ स्पष्ट कीजिए। 2015-2019 में ये प्रश्न आ चुका है, इम्पोर्टेंट है। ये मुगलों की राजधानी के बारे में हम बताएंगे कि जैसे एक मानव शरीर में हृदय का स्थान होता है, दिल का स्थान होता है, ठीक वैसे ही मुगलों के साम्राज्य में उनकी राजधानी ये स्थान रखती थी। मतलब राजधानी एक तरह से मनुष्य के दिल का काम करता था। तो इसके उत्तर में आप ध्यान रखेंगे, हमें उनकी राजधानी के महत्व के बारे में लिखना है। तो मुगल साम्राज्य का हृदय स्थल उसके राजधानी नगर थे। क्यों? क्योंकि वहीं पर राज दरबार लगता था। बादशाह और उसका पूरा परिवार राजधानी में ही स्थायी रूप से रहते थे। अभिजात वर्ग के जितने भी महत्वपूर्ण दरबारी थे, मंत्री थे, सेनापति थे, वित्त मंत्री थे, वो उन सब के कार्यालय भी राजधानी में ही थे और राजधानी से ही वो अपने नीतियां बनाते थे, अपने काम को देखते थे। बादशाह अपने सभी महत्वपूर्ण अभिजात वर्ग या दरबारियों की गतिविधियों की जांच पड़ताल, नियंत्रण भी राजधानी से ही किया करता था। साम्राज्य के बारे में जितनी भी नीतियां बनानी है, युद्ध संबंधी जितनी भी नीतियां बनानी है, या किसी राजा के साथ संधि करनी है तो कैसी नीति अपनानी है, इन सब बातों पर फैसला, मतलब युद्ध संबंधी नीतियां, प्रशासन संबंधी नीतियां या अर्थव्यवस्था संबंधी नीतियां, कितने कर लगाने हैं, भूमि का माप किससे कैसे करवाना है, करों को कब बढ़ाया जाना है, कब कम किया जाना है, ये सब फैसले दरबार में ही लिए जाते थे। दरबार जो राजधानी में था, तो राजधानी में महत्वपूर्ण फैसले दरबार में लिए जाते थे। इसलिए राजधानी एक साम्राज्य में, मुगलों के साम्राज्य में हृदय के रूप में काम करती थी। तो राजधानी से ही सभी मनसबदारों की भी नियुक्ति की जाती थी। राजधानियों में थोड़ा बहुत परिवर्तन भी आया। जैसे 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई के बाद जब मुगल साम्राज्य की स्थापना भारत में हुई, तो आगरा, जो मुगलों से पहले लोधी वंश की राजधानी थी, उसे राजधानी बनाया गया। लेकिन 1560 के दशक में आगरा में ही अकबर ने एक किला बनवाया और राजधानी की वहां से फिर शुरुआत हो जाती है। उसके बाद 1570 के दशक में फतेहपुर सीकरी में नई राजधानी बनाई गई, एक पूरा बड़ा नगर बसाया गया और राजधानी बनाई गई फतेहपुर सीकरी को 1570 के दशक में। लेकिन एक समस्या लगातार मुगलों के सामने बनी रही, वो था उत्तर पश्चिमी भारत से होने वाले विदेशी आक्रमण, जो बार बार साम्राज्य को झेलने पड़ते थे। इसलिए अकबर ने उत्तर पश्चिमी सीमा को सुरक्षित करने के लिए 1585 में लाहौर को राजधानी बना दिया। शाहजहां ने उसके बाद दिल्ली को शाहजहानाबाद के नाम से राजधानी बनाया। यहाँ लाल किला, चांदनी चौक के आसपास का क्षेत्र जितना भी है, जामा मस्जिद, पूरा राजधानी बनाया गया शाहजहानाबाद के नाम से। ये पूरा क्षेत्र 1648 में। तो ये याद रखेंगे, मुगल साम्राज्य का हृदय स्थल उनकी राजधानी थे, जहां महत्वपूर्ण फैसले लिए जाते थे। क्वेश्चन नंबर 5, सुलह कुल यानी कि पूर्ण शांति के आदर्श प्रबुद्ध शासन की आधारशिला है। इसके संदर्भ में हमें अकबर की सुलह कुल की नीति का मूल्यांकन करना है। 2011-2020 में ये क्वेश्चन आ चुका है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आगे भी आ सकता है। तो इसका उत्तर कुछ इस प्रकार से होगा। अबुल फजल मुगल साम्राज्य के बारे में जब आईने अकबरी में लिखते हैं तो वो मुगल साम्राज्य को सिर्फ मुस्लिमों का साम्राज्य नहीं कहते हैं। वो लिखते हैं कि मुगल साम्राज्य हिंदुओं, जैनों, मुसलमानों आदि सभी समुदायों का साम्राज्य है, सिर्फ एक समुदाय का नहीं। दूसरा, बादशाह
जो है वो सभी समुदायों के ऊपर है और सभी समुदायों के बीच में शांति और न्याय की स्थापना बादशाह के द्वारा की जाती है। अबुल फजल ये लिखते हैं, सुलह कुल का जो आदर्श है वो प्रबुद्ध शासन की आधारशिला है। प्रबुद्ध शासन जो है, बेहतरीन शासन जो है, वो तभी चल सकता है जब सुलह कुल मतलब पूर्ण शांति की नीति का पालन किया जाए। तो सभी समुदायों को, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, कोई और समुदाय हो, उनको अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी थी। वो अपने त्योहार मना सकते थे, वो अपनी बात कह सकते थे, वो बड़े पदों तक जा सकते थे, बड़े पद प्राप्त कर सकते थे योग्यता के आधार पर। लेकिन इसके लिए दो शर्तें थी। एक तो वो राज्य की सत्ता को क्षति नहीं पहुंचाएंगे, मतलब राजा का विरोध नहीं करेंगे, और दूसरा वो आपस में भी नहीं लड़ेंगे। तो ये दो शर्तें सभी समुदायों को माननी पड़ती थी। इसी तरीके से सुलह कुल की नीति लागू की गई। तो इस नीति के अंतर्गत ही, इसका पालन करते हुए ही मुगलों के जो अभिजात वर्ग थे, जो अधिकारी वर्ग थे, उनमें सभी समुदायों को शामिल किया गया। पहले ईरानी तुरानी थे, उसके बाद भारतीय राजाओं को भी शामिल किया गया, जिसमें राजपूत थे, मराठा थे, अफगानी मुस्लिमों को भी शामिल किया गया, भारतीय मुस्लिमों को भी शामिल किया गया, जिन्हें शेखजादा कहते थे। लेकिन राजा के प्रति, मतलब बादशाह के प्रति जो सेवा होती थी, उसके बदले ही पद और पुरस्कार दिए जाते थे। और इस सुलह कुल मतलब पूर्ण शांति की नीति का पालन करते हुए ही 1563 में अकबर ने धार्मिक भेदभाव पर आधारित तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया, और 1564 में उन्होंने जजिया कर को समाप्त कर दिया, जो धार्मिक भेदभाव पर आधारित कर थे। इसके अलावा सभी अधिकारियों को यह आदेश दिया गया कि वो अपने प्रशासन में भी सुलह कुल की नीति का पालन करें। युद्ध के दौरान जब भी मंदिरों को क्षति पहुंचती थी या उन्हें तोड़ दिया जाता था, तो उनकी मरम्मत के लिए भी दान दिए जाते थे। सुलह कुल की नीति का पालन करते हुए ही अकबर ने एक चर्च बनाने की इजाजत दी खंबात में। इसके अलावा हमें औरंगजेब की एक चिट्ठी का भी पता बुक से चलता है, जो उन्होंने एक शिव भक्त जोगी साधु को लिखी है, जिसमें उन्होंने 25 रुपए और पहनने की पोशाक, वस्त्र भी भेजे थे। तो हम ये मान सकते हैं कि सुलह कुल का जो आदर्श था, जो सिद्धांत था, वो एक बेहतरीन शासन की आधारशिला बना मुगलों के साम्राज्य की स्थापना में, और अकबर द्वारा ये नीति अपनाई गई और जारी की गई, और बाद में भी ये नीति जारी रखी गई। इसके साथ ही हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है। अगले वीडियो में भी हम इसी पाठ के और महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लेकर आएंगे, जो बोर्ड की परीक्षा में आ चुके हैं। धन्यवाद।